हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीएससी 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। यह इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 21वां प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन ए उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, बी चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, सी उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, या फिर डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक है केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है, जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। 22वां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? एक, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं यानी प्लैनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। दो, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। 3, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, या फिर डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलशास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्यों? एक, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। 2, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक होने के कारण 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों में पवनें बिना किसी रुकावट के प्रचंड वेग से चलती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता होने के कारण ये पवनें अनियमित रूप से चलती हैं। कोरियोलिस बल का प्रभाव उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय यानी नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? एक, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर। 2, सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का भूसंध जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंध या जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। 2, पर्वतीय प्रवणताओं यानी ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों की अपेक्षा निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता साधारणतया अधिक होती है तथा उच्चतर अक्षांशों की अपेक्षा निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वैसेनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है?
एक, ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि वैसेनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं। दो, ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि वैसेनार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। ऑस्ट्रेलिया समूह 1985 में स्थापित अनौपचारिक समूह है जिसमें 43 सदस्य हैं। इसमें यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य शामिल हैं। इसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है। वैसेनार व्यवस्था बहुस्तरीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसके 42 सदस्य देश हैं जिसमें मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश, एशिया से जापान और अफ्रीका से 10 अफ्रीका शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान, जिसे मैंग्रोव कहा जाता है, तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? ऑप्शन ए, गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं और ना जाते हैं। बी, गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को ज़रूरत पड़ती है। सी, गरान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। डी, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। मैंग्रोव वन सुनामी और चक्रवात जैसी तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं क्योंकि ये वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं, जिससे इसका प्रभाव स्थल तक नहीं पहुंच पाता, जो स्थल के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? एक, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। दो, यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। इस संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केवल एक। व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी महाद्वीप अथवा बड़े स्थल के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित तथा ठंडी धाराओं का प्रभाव अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थिति भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। यह ठंडी धाराओं के प्रभाव में है जो उच्च शुष्कता की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, भूयुद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? ऑप्शन ए, यह द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटनास्थल था। बी, यह एशिया की दो शक्तियों चीन और भारत के बीच स्थित है। सी, यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले की रणभूमि थी। डी, यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और इसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और इसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। भूयुद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए स्पाइकमैन द्वारा रिमलैंड का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए, बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। बी, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। या फिर डी, इस संदर्भ में उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है क्योंकि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। सतह का जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है परंतु सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होने के कारण झील की ऊपरी हिमशीतित सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल में उपस्थित ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है।
इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।